नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। बीपीएससी ऑडिट ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ था, इसके पूरी की पूरी आंसर की को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और जहाँ जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में उन क्वेश्चन के बारे में उचित गाइडेंस दी जाएगी जो कि आगे जा कर के इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आने वाले बीपीएससी री एग्ज़ाम के अंदर। ये वाला जो एग्ज़ाम पेपर है ये आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे वो हिंदी मीडियम में होंगे, बाकी इसका इंग्लिश वर्जन आप उसी पीडीएफ से देख सकते हैं जिसकी अभी अभी बात की गई है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सेक्शन से शुरुआत हो रही है इसकी। तो सितंबर 1921 में महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु, जिसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी, मदरलैंड जो समाचार पत्र था इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मजहर उल हक ने। तो जितने भी हमारी मैगज़ीन होती हैं, समाचार पत्र होते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट का है बी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो बिहार नेशनल कॉलेज और उसके अंदर जो बिहार विद्यापीठ का भवन बना हुआ है उसका उद्घाटन फरवरी 1922 में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। उसके बाद 3 नंबर में 1937 में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, तो वहाँ पे अलग अलग राज्य अपने अपने प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते थे। तो बिहार में किसको किया गया था? मोहम्मद यूनुस साहब को। ए ऑप्शन यहाँ से एकदम सही है। बाकी के जो ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, राम सुंदर सिंह, इन सब का भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, इनको भी देखना चाहिए। 4 नंबर में 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर मूवमेंट से संबंधित एक हिंदी मुखपत्र लिखा जा रहा था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम हुंकार था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। सूरत स्प्लिट 1907, जिसके अंतर्गत कांग्रेस 2 पार्टी में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो इन दोनों में से जीत किसकी हुई थी? किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो पहली बात तो ये कि जब ये हुआ तो कोई चुनाव नहीं कराया गया कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। एक्सट्रीमिस्ट वालों को एक तरीके से मार भगाया गया, बगावत कर दी गई इनके खिलाफ और पूरा का पूरा राज मॉडर्न वालों का था, नरमपंथी। सी। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो ये कई बार रिपीटेड हो चुका है सवाल, यूपीपीसीएस और अलग अलग वनडे एग्जाम में भी आ चुका है। बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर थे पहले। नेक्स्ट बात करें अगर, तो मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था, 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र के सिद्धांत, इसके प्रोपाउंडर कौन थे? किसने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब। डी यहाँ से सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। ये कौन थे? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? चटगांव में एक आर्मरी थी जहाँ पे हथियार रखे जाते थे, वहाँ पे अटैक किसने करवाया था? सूर्य सेन जी ने। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बाकी राजगुरु, प्रफुल्ल चाकी, ये सभी बहुत फेमस नाम है, इनका भी कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। चिटगांव आर्मरी रेड सूर्य सेन ने करवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह सिद्धांत था उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल थे? तो ट्रुथ शामिल था, सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता भी शामिल था, लेकिन संयम उस चीज़ में शामिल नहीं था। तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर में कि ऐसा कौन सा एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जिसमें इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबस कॉर्पस को कैंसिल कर दिया था। आज हेबस कॉर्पस प्राप्त करने के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं। इसी चीज़ को इन्होंने बैन कर दिया था और ये प्रावधान किया था कि किसी के ऊपर मुकदमा नहीं है फिर भी उसको पुलिस जब तक चाहे तब तक जेल में रख सकती है। ये रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया था। बाकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डिटेल में इस चीज़ की जानकारी रखना आवश्यक है। बीपीएससी जो अगला एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम, उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बिल्कुल।
तो इस वाले में 11 नंबर में पूछा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर इनमें से कौन कौन नहीं थे। तो जो फाउंडर्स थे उनके नाम थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। ये सब इनके फाउंडर के नाम थे। बाकी जहाँ तक जिन्ना साहब की बात है तो वो 1913 में ज्वाइन किए थे, यानी कि लीग फॉर्मेशन के 7 साल बाद। तो यहाँ पर जिन्ना फाउंडर नहीं हो सकते क्योंकि वो 7 साल बाद आए थे। आगा खान भी नहीं है। तो एक से दो ज़्यादा ऑप्शन मिल गए ना आपको, और ऐसी स्थिति में आपको ई चुनना पड़ता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिले या फिर एक भी ना मिले, दोनों ही सूरत में। मालाबार में हुआ मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, यानी कि इमीडिएट कॉज इसका क्या था। तो खिलाफत आंदोलन इसका इमीडिएट कॉज था। सी यहाँ से एकदम सही है। बाकी जितने भी आंदोलन है सबकी डिटेल जानना आवश्यक है एग्ज़ाम के लिहाज से। फिर उसके बाद 13 नंबर में 1877 में एक शाही दरबार आयोजित हुआ था जिसमें हैंडलूम को प्रमोट किया जा रहा था। इसमें कौन शामिल हुए थे भारत की तरफ से, तो गणेश वासुदेव जोशी साहब, बी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर की बांधव समिति, इनफैक्ट जो स्वदेश बांधव समिति है इसके फाउंडर कौन थे, तो अश्वनी कुमार दत्त जी इसके फाउंडर थे। 14 का ए है। बाकी 15 में पूछा गया है कि बिहार में जो स्वराज दल की एक ब्रांच स्थापित की गई थी उसके कोऑर्डिनेटर कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह साहब, सी यहाँ से सही है। इसके बाद 16 नंबर से हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे किसी सरिता के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने इस रेट पर नींबू खरीदे और इस रेट पर बेच दिए। तो जिस रेट पर नींबू खरीदा गया है वो है कि 1 रुपये में 2 नींबू मिल रहे हैं, और जिस रेट पर बेचा वो है कि 3 रुपये में 5 नींबू मिल रहे हैं। तो सबसे पहले नींबू की संख्या को सेम कीजिए। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 है, तो 2 से 10 बनाने के लिए इंटू 5 और 5 से 10 बनाने के लिए इंटू 2। तो यहाँ से हो जाएगा 5 = 10, यानी कि 5 रुपये में 10 नींबू। यहाँ पे भी 10 नींबू 6 रुपये में, तो 10 नींबू एक तरफ हो गया मामला। अब बात यह है कि 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बिक रही है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है 5 पे। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100, तो यहाँ से 20% सही हो गया, और वही प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है मेंसुरेशन से। एक ट्रेपीजियम के बारे में बात हो रही है जिसकी पैरेलल साइड इतनी इतनी है और दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारा 2D फिगर है इसकी हाइट ऐसे मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, क्योंकि यहीं की बदौलत आपको नीचे 90 मिलेगा और हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है फिगर में। तो ये हाइट 7 है और पैरेलल साइड एक 8 है, दूसरी 12। तो एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम यानी 12 8 20, हाइट यानी 7, तो 10 7 70। ये यहाँ से सही है। 18 नंबर जो है वो टाइम एंड वर्क का एप्लीकेशन है। इसमें किसी ए और बी के बारे में बात हो रही है जो कि 11 और 17 दिन में अपना अपना काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क 17 और 11 का एलसीएम 187। जहाँ तक ए की बात है तो 11 दिन में 187, तो एक दिन में 187/11 यानी 17 यूनिट करेगा वो। वैसे ही बी करेगा एक दिन में कितना, क्योंकि वो पूरा करता है 17 में, तो 187/17 यानी 11। तो दोनों मिलके एक दिन में 17 11 28 यूनिट काम कर लेते हैं, और यही 28 यूनिट की वजह से उनको 5600 रुपये साथ में मिलते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 200 हो चुकी है। उनका शेयर बताना है, यानी कि अगर ए का चाहिए तो 17 गुना यानी 3400, 17 × 200। बी का चाहिए तो 11 गुना 200 का यानी कि 2200। तो बी ऑप्शन यहाँ से एकदम सही है। 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 60 लोगों के बारे में बात हो रही है जिनका एवरेज वेट 50 है, लेकिन जब क्लास टीचर शामिल हो जाता है तो उसको मिला के 61 लोग हो जाते हैं और हर एक का एवरेज वेट 500 ग्राम से बढ़ जाता है। तो 61 इंटू आधा यानी 30.5 किलो बढ़ गया, क्योंकि 500 ग्राम यानी आधा किलो। तो जो टीचर होगा ना वो 50 किलो का तो होगा ही होगा, ये 30.5 एक्स्ट्रा लाएगा अपने साथ, यानी वो 80.5 किलो का होगा, तभी एवरेज बढ़ पाएगा। सी यहाँ से सही है। उसके बाद यहाँ पे नंबर सीरीज़ का एक सवाल है, चाहे आप बीपीएससी प्री देखिए या फिर उससे रिलेटेड सीडीपीओ हुआ, ये ऑडिट ऑफिसर हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हो, नंबर सीरीज़ से एक सवाल आना तय है। तो 60 से 180 यानी इंटू 3, 180 से 90 बटे में 2, 90 से 270 इंटू 3। तो यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है बटे में 2 होगा, क्योंकि इंटू 3 बटे में 2 इंटू 3 बटे में 2, तो 135 हुआ। तो आगे क्या होना चाहिए इंटू 3, क्योंकि बटे में 2 करके हम आ रहे हैं पहले से, ये 405 होना चाहिए, वही है। दैट मीन्स 135 यहाँ से सही है, डी। अगला जो सवाल है वो क्लॉक से है। तो क्लॉक और कैलेंडर भले ही रीजनिंग के अंदर आते हों, लेकिन इनसे भी सवाल बीपीएससी प्री और सारे टाइप के बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उसी क्रम में यहाँ भी हाजिर है। एक घड़ी जो है वो 12 बजे दोपहर से चलना चालू करती है। अब 4:20 जब हो रहे होते हैं तो उसकी घंटे की सुई जो है वो कितने एंगल से घूम जाती है।
तो ये 12 बज रहे हैं, दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक। अभी कितने बज रहे हैं, इधर देखिए 1 बज रहे हैं अभी, ये 30 डिग्री। तो घंटे की सुई के साथ क्या हुआ, घंटे की सुई के साथ ये हुआ कि 1 घंटा बीतने के बाद, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 1 ही घंटे का तो फ़र्क है, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूम चुकी है। हमारे पास कितने घंटे हैं, 12 बजे और 4:20, यानी 4 घंटे 20 मिनट का जो समय है उसमें जो 4 घंटे हैं, तो 4 घंटे में 30 चौके 120 घूम चुकी है वो। अब 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट, तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री घूमी, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, यहाँ से डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से भी डिवाइड बाई 3, यानी 10, 30/3, तो 10 एक्स्ट्रा, तो 120 और 10 130 डिग्री टोटल घूम चुकी है। फिर उसके बाद ये जो 22 नंबर है, इसमें दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स वाई निकालना है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऑप्शन इसमें आप रख के वेरीफाई कीजिए, या तो इनको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व जब करेंगे तो दोनों को पहले करेंगे ऐड, 113 और 97, इधर भी वही चीज़ है, तो दोनों मिला के हो गया 210 कॉमन, अंदर x प्लस वाई, और ये 1033 17 50 1050, तो x प्लस वाई आ चुका है 5। तो 4 और 3, 3 और 4, यहाँ से मामला ख़त्म, क्योंकि 4 3 7 आता है, जबकि यहाँ 5 है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 113 माइनस 97 हुआ 16, 16, और 97 माइनस 113 माइनस का 16, तो x माइनस वाई, 517 माइनस 533 यानी माइनस का 16, x माइनस वाई हुआ -1। इनको जब ऐड करेंगे, इनको और इनको, ये गया 2x इज इक्वल टू 5 में 1 गया 4, तो x आ चुका है 2। x अगर 2 है तो y बाकी का 3 है, क्योंकि दोनों मिला के 5 है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद ये जो 23 नंबर है, यहाँ पे किसी टाउन की जनसंख्या इतनी है, 5% के रेट से बढ़ रही है हर साल, तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो हर एक साल क्या हो रहा है, 5% से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 105/100 यानी 21/20, तो 3528,000 में 3 बार, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, आपको 21/20, 21/20 और 21/20 करना है। 3 0 से 3 0 कट हुआ, 8 से ये 441 बार में कट हुआ, तो 441 इंटू 21 का क्यूब यानी 9261। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 40 84 101 आएगा, और वो तो ऑप्शन में है नहीं किसी में भी, इसीलिए ई यानी कोई भी नहीं मिला ऊपर का। उसके बाद 24 नंबर में वेन डायग्राम का सवाल है। किसी स्कूल के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट बैडमिंटन या दोनों यानी कुछ ना कुछ ज़रूर खेलते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो कोई भी खेल ना खेले। 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, 64.13% बैडमिंटन खेलते हैं। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस प्लस दिस होगा 115, और 100% मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी ये जो 15 एक्स्ट्रा आ रहा है ये उनकी वजह से आ रहा है जो कि दोनों खेल खेलते हैं। और दिया हुआ है कि जो बंदे दोनों खेल खेलते हैं वो 600 हैं। इनफैक्ट यहाँ पे टोटल 100% 600 है, ठीक। तो 1% बराबर हुआ 6। हमसे पूछा है कि वो लड़के कितने हैं जो कि दोनों खेलते हैं, यानी 15%, तो 15 6 90 सी। फिर 25 नंबर में यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। 35 लीटर का मिक्सचर है, उसमें वाइन और वाटर का रेशियो इतना है, यानी 4 और 1 5 बराबर 35, 1 बराबर 7, तो 4 7 28, 28 अल्कोहल है, बाकी का 7 पानी है। हमको इसमें पानी डालना है ताकि आप वाइन और वाटर का रेशियो 2/1 कर पाएँ। तो वाइन में कुछ नहीं करना है, वो 28 की 28 है। पानी आपका 7 पहले था, x जोड़ दिया, तो ऊपर वाली चीज़, ये जो चीज़ है 28, ये वाइन है, यानी बराबर 2, और ये बराबर 1, ये 14, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 14, तो x आ गया 14 में 7 गया 7। इतने लीटर आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, सी। उसके बाद 26 नंबर से साइंस का सेक्शन चालू हो जाता है। 26 नंबर में पूछा गया है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के क्या कारक हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो नई प्रजातियां जो बन रही हैं उनके पीछे कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक तो आइसोलेशन होता है, यानी कि 2 स्पीशीज़ के बीच में प्रजनन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, और वेरिएशन यानी कि 2 अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में प्रजनन प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम ही स्पीशीज़ के बीच में ये सब होता रहेगा तो पहली बात तो यह अनैतिक होगा, और दूसरी चीज़ कि तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी उसी स्पीशीज़ में। स्पीशीज़ बढ़ना तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आइसोलेशन और वेरिएशन कहाँ पे गिवन है, कहीं नहीं, इस वजह से ई ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप 27 नंबर में देखिए, क्रे फिश का जो ब्लड है वो किस तरीके का होता है, वो नीला दिखता है, जैसे ये पेन आपको दिख रहा है वैसे ही, तो नीला। अब इसमें 2 केस बन सकते हैं कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपको ब्लू दिखेगा, लेकिन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपको पीले कलर का ब्लड दिखेगा क्रेफिश का।
उसके बाद 28 नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और वो कहीं पर आपको दिख नहीं रही है, इसलिए ई होगा यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए 29 नंबर में कि बीज में क्या होता है। तो बीज में स्टोर्ड फूड होगा, बीज में कोट भी होगा। आप अगर संतरे के या नींबू का बीज देखेंगे तो आप उसको छील पाएंगे, तो वही कोट होता है वो। उसके अलावा एम्ब्रियो तो ऑब्वियस सी बात है होता है, ये कोट को छील दीजिए तो अंदर जो हल्का सा हरा हरा नाजुक सा दिखता है वो पिंड गर्भ है। तो तीनों ही चीज़ें होती हैं, यानी डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 30 नंबर में बात की गई है कि फल जो है वो होता क्या है। तो फल अंडाशय का उत्पाद होता है, यानी कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, ऐसे करके डेफिनेशन लिखी रहती है, तो बी। 31 है कि जो कवक यानी फंगस है वो किस प्रकार का जीव होता है। तो ये सैप्रोफाइट होता है, मृत जीवी, ए। आप जानते हैं कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन्हीं पे फंगस लगता है, तो इसलिए मृत जीवी। बियर के फर्मेंटेशन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है? तो यीस्ट यूज़ होती है, बी। उसके बाद 33 है कि एयर पोल्यूशन का प्रभाव प्लांट के किस पार्ट में देखने को मिलता है। तो एयर से एक्सपोज प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं? एक तो तना होगा, ब्रांचेस होंगी पेड़ के मामले में, शाखाएं, और पत्ती। तो सबसे सेंसिटिव होती है पत्ती, क्योंकि इनका जो क्लोरोफिल है ये नाजुक होता है और डैमेज हो सकता है एयर पोल्यूशन की वजह से, इसलिए पत्ती, बी। उसके बाद 34 नंबर में बात की जा रही है कि सितारों के चमकने की प्रक्रिया, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। आपको रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सबके एप्लीकेशन पता होने चाहिए। डिटेल नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, लेकिन एप्लीकेशन मस्ट है। 35 में बात की जा रही है कि दाब के बढ़ने यानी प्रेशर अगर किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम करना क्या चाहते हैं? हम गैप को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बॉइलिंग में होता क्या है, लिक्विड गैस में बदलता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ये बढ़ती है। लेकिन जब आप प्रेशर लगाते हो तो इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष ढकेलते हो, यानी ये गैप कम होता है। तो उस दौरान अगर आपको तब भी उबालना है, यानी ये गैप इतना करना है वापस से, तो आपको ज़्यादा एनर्जी ना देनी पड़ेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ए। अब बोलोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण यानी हीट रेडिएशन नापने के लिए, बी यहाँ से एकदम सही है। उसके बाद मैटर की वो अवस्था का अध्ययन, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में हमें उस टाइप के मैटर की स्टडी करनी है जहाँ पर आयनिक स्टेट में मैटर हो। तो आयन इन सब में कहाँ पे होंगे? प्लाज्मा में, बी। उसके बाद 38 में बात की जा रही है कि यहाँ पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो आर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बतानी है, और दोनों सीरीज़ में है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी R+2। ओम्स लॉ के हिसाब से आई होता है V/R। 2 इज इक्वल टू वोल्टेज 6 हुआ, टोटल रेजिस्टेंस हुआ R+2, ये 3, R+2 इज इक्वल टू 3, तो R हुआ 3 - 2 यानी 1, ए ऑप्शन। उसके बाद 39 नंबर में बात की जा रही है कि समुद्री ताप ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ओशियन के पानी को अगर हम कई लेयर में डिवाइड कर दें तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इससे जो एनर्जी निकलेगी वही OTE होगी, यानी समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण डिफरेंस बिटवीन वेरियस लेयर्स ऑफ द ओशियन, बी। यहाँ पर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है अर्थ से, क्योंकि उसी की स्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ऊपर भेजा जा रहा है। तो स्केप वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपको ये बता दिया जाए कि स्केप वेलोसिटी जो है ना वो एंगल पर डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि एंगल की वजह से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ना तो अर्थ की रेडियस चेंज होगी, ना तो ग्रेविटी चेंज होगी, और ना तो जिसको भेजा जा रहा है उसका वेट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो काहे की बदलेगी वेलोसिटी? कुछ नहीं बदलेगी, तो देयर विल बी नो डिफरेंस, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ही सही होगा। उसके बाद 41 नंबर में एक सेकंड पेंडुलम के बारे में बात हो रही है, जिसको रॉकेट में रखा गया है, यानी रॉकेट में पेंडुलम लगा के छोड़ दिया गया। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड कम कब होगा? तो t इज इक्वल टू 2π√L/g के हिसाब से आप जानते हैं कि अगर g में बढ़ोतरी होगी तभी ये टाइम कम हो पाएगा। तो g हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, जब भी रॉकेट के ऊपर पेंडुलम को लाद के भेजा जाता है, वैसे तो ये नामुमकिन है इमेजिनरी सिचुएशन में, तो स्यूडो फोर्स लगता है, और स्यूडो फोर्स जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है। ग्रेविटी ऐसे जा रही है तो स्यूडो फोर्स ऊपर, और ग्रेविटी हमें कब बढ़ाना है? इस सिचुएशन में, क्योंकि टाइम पीरियड हमें कम चाहिए, ये बताने की बात तो है नहीं, लेकिन ये जानने की बात है कि जी में कुछ ना कुछ हमें बढ़ता हुआ चाहिए, तो उस स्यूडो फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन जनरेट होगा ना वो इसमें ऐड होना चाहिए। और वो कब ऐड होगा? जब
ये खुद एक्सलरेट करेगा, और चूंकि ये ऊपर जा रहा है तभी तो एक्सलरेट करेगा, इसी वजह से ये पूरी चीज़ बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कब कम होगा? यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से ऊपर जाए। सी यहाँ से सही है। 42 में 1 फेम्टोमीटर में, तो फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर। सी 10⁻12 क्या है? पीको। 10⁻⁻9 और 10 आप कमेंट करके बताइएगा। 43 नंबर में लाइट ईयर किसकी यूनिट है? न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो डिस्टेंस की यूनिट है, वो समय की नहीं है, ध्यान रखना है। ए, इसमें से कौन सा दर्दनाशक है? तो दर्दनाशक कैसे काम करता है? यानी वो केमिकल मैसेंजर जो दिमाग से निकल रहे हैं, जो हमें इस बात का एहसास करा रहे हैं कि भाई तेरे को दर्द हो रहा है, उनको ब्लॉक करेगा। तो ये ब्लॉक करेगा नोवेल जीन, डी। आप कोई भी दर्द निवारक एनासिन वगैरह लेके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कंटेंट मिलेगा इंग्रेडिएंट में। साबुन में एक केमिकल यूज़ होता है जिसे कहते हैं बिथनॉल। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आप जो एंटीसेप्टिक साबुन लेके आते हैं स्पेशली 70-80 रुपये का, उसमें यही चीज़ एक्स्ट्रा मिली होती है जो एंटीसेप्टिक मतलब इन्फेक्शन होने से रोकती है स्किन में। तो रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक होता है ये, डी। 46 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कि जो मीठी सुपारी में जो स्वीटनर मिला होता है, ऐसा कौन सा है जो कोल्ड कंडीशन में रखा जा सकता है? तो ये एस्पोर्टम है, सी। केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है 11th-12th वाला, वो रीड करना बेहद ज़रूरी है आपको। हमारे कंटेंट में तो खैर सब कुछ मिल ही जाता है। यूपीपीसीएस में इतना ज़्यादा टफ नहीं साइंस में रखते हैं, लेकिन बीपीएससी में साइंस पोर्शन पे विशेष फोकस की ज़रूरत होती है। हमारे लीवर में एक प्रक्रिया होती है जो कि है ग्लाइकोजेनोलिसिस। इसको बढ़ाने के लिए और साथ में तनावपूर्ण स्थिति, यानी कि अगर हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली अचानक जिससे हम पैनिक हो रखे हैं, तो वो पैनिक होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना बन जाए। तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो एड्रेनालिन, सी। इसी वजह से इंग्लिश में कई बार एड्रेनालिन रश का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन का काम क्या है? आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना। 48 नंबर में रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक यानी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस को मारना और हमें सेफ रखना, ठीक। और अगर मार नहीं सकते तो उनको ग्रो करने से रोक सकते हैं। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो छांटना है? क्लोरीन तथा आयोडीन सशक्त निसंक्रामक यानी कि हार्ड डिसइंफेक्टेंट होते हैं। तो सही बात है ये। क्लोरीन को आप पानी में इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हार्ड होता है इसीलिए। और जो बोरिक एसिड का वैसा सोल्यूशन है जिसमें पानी ज़्यादा है, तनु घोल। और उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, ऐसा नहीं है ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है। आप यहाँ पे ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं, दीज आर माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद है कि डिसइंफेक्टेंट की वजह से हमारे टिश्यू को नुकसान पहुँच सकता है, साइड इफेक्ट बिल्कुल होते हैं, खुजली वगैरह होना। उसके अलावा फिनॉल का जो 0.02 सोल्यूशन है ये एंटीसेप्टिक है, जबकि 1% डिसइंफेक्टेंट है। जाहिर है कि हार्ड चीज़ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करेगी। उसके बाद है 49 नंबर में कि मानव शरीर में यानी हमारी बॉडी में किस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता? विटामिन का, ऑब्वियसली, तभी इतने सारे भोजन हमको संतुलित वे में करना पड़ता है। बाहर का उतना हम खा नहीं सकते, और अगर बीमार हैं तो विटामिन सप्लीमेंट हमारे को लिखे जाते हैं, बी। बाकी हार्मोन एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल। 50 नंबर में बात की जा रही है कि ड्राई क्लीनिंग में आप डिटर्जेंट के साथ कौन सी गैस डालते हो? तभी तो ड्राई क्लीनिंग है, अदरवाइज पानी डालते तो घर की धुलाई ना हो जाती वो। तो आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हो लिक्विफाइड फॉर्म में, बी। उसके बाद 51 नंबर में पूछा जा रहा है कीमोथेरेपी के बारे में। तो ये दो शब्दों से मिल करके बना है, कीमो और दूसरा थेरेपी। कीमो मतलब केमिकल और थेरेपिक यानी कि दवाई में उसका प्रयोग। तो बीमारी के इलाज के लिए रसायन का प्रयोग, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। 52 में पूछा जा रहा है कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक यानी कि जो नींद की दवा होती है। तो ल्यूमिनाल इसका एग्जाम्पल है, बाकी केमिसोल, कैटलोल, सेलोल ये सब के अलग अलग यूज़ हैं। इसका भी हो जाएगा ए। फिर है 53 में कि इंटरफेरॉन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये वायरस को मारने के लिए यूज़ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वायरस से रिलेटेड है, एक टाइप का प्रोटीन होता है ये। तो बी यहाँ से सही है। 54 में पूछा जा रहा है कि डीएनए का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे हमें प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो ऑब्वियस सी बात है हमें जीन से मिलती है, इसका हो जाएगा डी। और बाकी 55 में पूछा गया है कि मादा चिड़िया के क्रोमोसोम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो XX आप मत मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये मानव लड़की के लिए यूज़ होता है, XY लड़के के लिए, ZW होता है फीमेल चिड़िया के लिए। डी यहाँ से सही है। बाकी XO किसके लिए यूज़ होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 56 नंबर से शुरुआत हो रही है करंट अफेयर सेक्शन की। सबसे पहला है कि नीति आयोग का एक MPI
सूचकांक है जिसके हिसाब से बिहार में कितने % गरीबी है, तो 51.91%। बी, ये सारे के सारे करंट अफेयर आपको हमारे मंथली वीडियो से अवश्य ही मिल जाएंगे, किसी में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो जो हमारे वीडियो देखते हैं वो बात रिलेट कर चुके होंगे, और जो इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मंथली करंट अफेयर जरूर देखा कीजिए। डेली करंट अफेयर के लिए जो हमारा डेडिकेटेड चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 57 नंबर में बात की जा रही है, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के रहने वाले प्रमोद भगत थे जिन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था, तो वो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। सी हो गया। बिहार डे 2022 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है, तो वो है जल जीवन हरियाली। बी, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को पटना में आयोजित हुआ था 2 लोगों के प्रयास से, एक तो था रेल मंत्रालय और दूसरा बिहार सरकार। अब ये इसका आधार क्या था, किस योजना के ऊपर यह सम्मेलन था, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पर। भी ये जितने भी ऑप्शन है, जल शक्ति, गति शक्ति, विद्युत शक्ति, बाल शक्ति, इन पर डिटेल आप ज़रूर जानिएगा। गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर वैसे भी चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो उपलब्ध ही है। 60 में बात की जा रही है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार के कितने विजेता रहे थे, तो टोटल 5 टैलेंट निकाले गए थे बिहार से। डी, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार में सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क के लिए किसको पद्मश्री मिला था इस साल, तो चंदना जी थे ये। बी, उसके बाद है कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किस लड़के को मिला था, तो उस लड़के का नाम धीरज है। सी, इसके बाद है कि इनमें से कहाँ पे इसका पहला शिल्पकला बनाया जा रहा है, और खुशी की बात यह है कि ये बिहार में बनाया जा रहा है। डी, पटना, बिहार की राजधानी। उसके बाद है कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, हाल ही में इनका निधन भी हुआ था, शिंजो आबे। बी, एक बेका नाम का एग्रीमेंट है, भारत और यूएसए इनके हस्ताक्षर करता है, इसका आधार क्या है, तो भूस्थानिक यानी जियो स्पाशियल कॉर्पोरेशन इसका आधार है। सी, जुलाई 2022 में हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। ये किस पार्टी से रिलेटेड थे, तो ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से। सी, तो यहाँ पर 67 नंबर में अगला है कि 21वें नंबर का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 6 दिसंबर 2021 को। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। एग्जैक्ट डेट भी हमें कभी कभी इसीलिए ध्यान रख लेनी चाहिए, जैसे हमारे करंट अफेयर में कई बार ऐसी डेट देखने को मिलती हैं, तो एटलीस्ट उसको पढ़ लेना चाहिए ताकि इस टाइप के जो सवाल हैं वो एलिमिनेट हो सके। उसके बाद है कि दूसरे नंबर के भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे हुई थी, तो डेनमार्क द्वारा। बी, डेनमार्क की राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे CEPA के नाम से जाना जाता है, इस पे हस्ताक्षर कब हुए, तो अगेन ये भी उसी टाइप का सवाल है जिसमें एग्जैक्ट डेट पूछिए, तो 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक, यानी कि जिस तरीके से ऊपर सवाल पूछा गया था यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया। 48वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पे, जर्मनी में। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में। बी, 72 में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है, तो ये बनी है रुचिरा कंबोज जी। डी, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने। ये सारी न्यूज़ कई दिनों तक चलती है। 74 नंबर में बात की जा रही है कि INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था, किनके द्वारा, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब द्वारा। सी, रामनाथ कोविंद उस वक्त राष्ट्रपति थे लेकिन अभी वो नहीं है। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। कौन से नंबर की हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में उपराष्ट्रपति का कौन से नंबर का चुनाव हुआ है, ये बात भी आप बताइए। साथ में जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है और किस नंबर के हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें ज़रूर बताइए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 75 नंबर में पूछा गया है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है उसने अभी अभी आपदा प्रबंधन योजना जारी की है। एग्जैक्टली कब जारी की थी, तो 17 मार्च 2022 को। तो यहाँ पे अभी तक 3 ऐसे सवाल हो चुके हैं जिसमें एग्जैक्ट डेट पूछी गई है। वैसे अभी तक एग्जैक्ट डेट कम पूछी जाती थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। डी, उसके बाद बात की जा रही है 77 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी अभी एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट जिसका नाम गोबर्धन है, कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ी ट्रिक लगा के किया जा सकता है कि बायोगैस प्लांट स्थापित करने का पर्पस क्या है, साफ सफाई करना, और इंदौर साफ सफाई में नंबर 1 पे चलता है हर साल। सी यहाँ से सही है।
1 मई 2022 को इनमें से कौन है जिन्होंने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला था? तो ये है विजय मोहन कान्ना जी। ए। 8 दिसंबर 2021 को तत्कालीन जनरल बिपिन रावत जी जिस हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे वो कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो वो तमिलनाडु राज्य में हुआ था, सीडीएस के हेडक्वार्टर के पास, क्योंकि थोड़ी दूर पहुंच पाए थे तभी वो क्रैश हो गया था। सी यहाँ से सही है। उसके बाद जो 80 नंबर है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, कई सालों से ये चर्चा में है। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस किस किस के बीच में कवर होगा? अहमदाबाद मुंबई के बीच में। सी। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतना पुराना करंट पूछ लिया, तो नहीं साहब, ये अब स्टैटिक में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी अभी कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था। कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ये? तो ये करंट अफेयर में स्टैटिक मिला के पूछ लिया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से है। आगे 3-4 साल बाद भी ये सवाल आ जाता है, तो इसको करंट अफेयर से मत समझिएगा, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, ये है तो अभी करंट अफेयर से, लेकिन अगर 5 साल बाद भी पूछा जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। केरल हाई कोर्ट। डी। केरल हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब केरल में किस जगह पे है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ए। उसके बाद 84 नंबर में बाल सहायता योजना, जो कि बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई थी, उसमें उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऐसे बच्चों जिनके माता पिता या फिर किसी एक का देहांत हो चुका है कोविड-19 की वजह से, तो उन्हें 18 वर्ष पूरे होने तक हर महीने कितना दिया जाएगा? तो 1500 रुपये। डी। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 40वें नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ था। तो जब ये एंड हो रहा था तो उस समय सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में गोल्ड मेडल किसको मिला? तो आपके अपने बिहार को। डी। करंट अफेयर के बाद वापस से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। 86 नंबर में 1917 में जो चंपारण आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो इनमें से कौन थे जो डायरेक्टली उनसे रिलेटेड नहीं थे? तो महादेव देसाई बिल्कुल चंपारण गए थे, पारेख जी भी गए थे, राजेंद्र प्रसाद तो गए ही थे, लेकिन गौरी शंकर मिश्रा नहीं गए थे। हालांकि ये नाम काफ़ी फेमस है और किसान आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। वो कौन सा किसान आंदोलन था उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में जिन्हें फांसी दी गई उनका नाम पूछा है, तो वो है खुदीराम बोस, और उनका ऑप्शन है नहीं, इस वजह से ई यहाँ से सही हो गया, कुछ नहीं मिला हमें। प्रफुल्ल चाकी से कंफ्यूज मत करिए क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था। 88 नंबर में बात की जा रही है कि पाटलिपुत्र सिटी की स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र नहीं पूछा है, पाटलिपुत्र नगर, तो ये अजातशत्रु ने स्थापित किया था। जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने इंडिया में आक्रमण किया तो उस समय मगध के शासक कौन थे? तो घनानंद थे। बी। इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय है जिनका संबंध शरफुद्दीन यहिया मनेरी से था? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। डी। दरभंगा क्षेत्र से इनमें से कौन है जिन्होंने किसान आंदोलन की लीडरशिप की थी? तो ये विद्यानंद जी हैं। बी। बिहार में ऐसा कौन सा नगर है जहां पे मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी? ये मुर्शिदाबाद है, वो कैपिटल पीछे ले आया था। कहाँ पे? मुंगेर में। डी। इनमें से किस वर्ष बिहार में बकास्त आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो 1936 में। ए। 94 नंबर में बात की जा रही है कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें उसने त्रिरत्न में अपना विश्वास जताया था? तो ना तो वो मस्की है, ना कलसी, ना महसाना, ना भाब्रू। इस वाले इंस्क्रिप्शन का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाभरा माइनर रॉक एडिक्ट। यहाँ पर इसने त्रिरत्न, बुद्धिज्म में 3 त्रिरत्न हैं, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आयुर्वेद का एक फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टांग हृदय, ये किसने लिखा था? तो ये वाघभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र। चरक और धन्वंतरी चिकित्सक थे और सुश्रुत जो थे वो उस समय के सर्जन थे। नालंदा ताम्रलेख में एक शासक को परम भागवत कहा गया है, ये कौन सा शासक है? तो ये समुद्रगुप्त है और इसी समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा अरब यात्री है जिसने राष्ट्रकूटों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है? तो ये हैं सुलेमान साहब। इब्ने बतूता और अल बरूनी, ये भी काफ़ी फेमस नाम है मीडिवल इंडिया के अंदर, इनके कंट्रीब्यूशन भी याद होने चाहिए। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये गुलाम वंश से बिलोंग करते हैं। ए। दिल्ली सल्तनत के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने दारुल शिफा नाम की शुरुआत की थी, जो कि एक धर्मार्थ चिकित्सालय था, यानी वहाँ पे गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया जाता था? तो ये हैं फिरोज शाह तुगलक साहब। इनमें से कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि आगरा, लखनऊ, जौनपुर सब यूपी से हैं,
जहाँ पर सिराज ए मशरिक नाम काफ़ी फेमस था क्योंकि उसे इसी नाम से जाना जाता था, पूरब का सिराज। तो ये यूपी का जौनपुर है, बनारस के आसपास ये पड़ता है, डी। ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने दरबार में जंजीर ए अदली नामक एक न्यायिक घंटी लगवा रखी थी? तो ये थे जहांगीर, बी ऑप्शन। 102 में बात की जा रही है कि भारत भारतीयों के लिए, अगर इसका इंग्लिश वर्जन हम देखना चाहें तो इंडिया फॉर द इंडियंस, ये वाला नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, बी यहाँ से सही है। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश सेना के, कंपनी की सेना थी वैसे, तो इनके प्रधान सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो, सी यहाँ से एकदम सही है। ये प्रश्न रिपीटेड है, कई बार अलग अलग जगह पर आ चुका है। 104 नंबर में बात की जा रही है कि देवबंद स्कूल से संबंधित इनमें से एक नहीं था, कौन थे वो? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, बाकी मोहम्मद कासिम नानतवी, अब्दुल रशीद गंगोही और महमूदुल हसन ये सभी इस स्कूल से रिलेटेड थे। 104 का है सी। 105 में बात की जा रही है कि ब्रह्म समाज ने, इन्होंने इनफैक्ट इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी? तो यहाँ पर जातिवाद, बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा बार शादी करना, पर्दा प्रथा, महिलाओं को पर्दे के पीछे रखना, इन सब चीज़ों को अवैध बताया गया था समाज के लिहाज से, लेकिन अवतारवाद की वहाँ पर बात नहीं की गई थी। वहाँ पर सिर्फ ये बात की गई थी कि भगवान एक होना चाहिए, इस चीज़ का जिक्र नहीं था, इस वजह से ए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। 106 नंबर में बात की जा रही है कि इनमें से जितनी भी उपनदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी, तो किसकी लेंथ सबसे कम है? तो कमला जो ट्रिब्यूटरी है उनमें से सबसे, मतलब इनमें से सबसे कम लेंथ कमला की है, बाकी सभी इससे बड़ी हैं। 106 का हो गया है डी। 107 में बात की जा रही है कि बिहार का इनमें से कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर मखाने की फसल सबसे अधिक होती है? तो ये कोर क्वेश्चन है बिहार ज्योग्राफी से, इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान। इस वाले जोन में मखाना सबसे ज़्यादा उगता है बिहार के अंदर। 108 में ऑड वन आउट है, यानी कि एक तरफ आपको पार्क या फिर सेंचुरी दी गई और दूसरा संबंधित जिला, कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। तो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है, बिल्कुल सही। नागी डैम है जमुई में, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर जिले में है, ना कि बक्सर में, सी यहाँ से एकदम सही है। 109 में बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे दुनिया में सबसे पहले सूरज डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाता है वहाँ पर? तो टोक्यो को टिक नहीं करेंगे क्योंकि टोक्यो द सिटी ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को, और ये उसी की राजधानी है। और जो लेटेस्ट एविडेंस मिले हैं अलग अलग जगहों से, उनमें ये देखा गया है कि सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अलग अलग शहर हैं वहाँ पर दुनिया में सबसे जल्दी सूरज ढल जाता है। तो सिडनी यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए। अफ़गानिस्तान की सीमा की लेंथ सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ है, यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर होती है? तो वो पाकिस्तान है, बी। 111 नंबर में बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट यानी भूमध्य जलवायु नहीं है? तो कैलिफोर्निया, तुर्की, विक्टोरिया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन साइबेरिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इस वजह से ये ऑड वन आउट हुआ। 112 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से आयोग ने पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो पहले देख लेते हैं पूछा क्या जा रहा है कि 2018 के आंकड़ों के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने वर्ष 2018 में कुछ आंकड़े इकट्ठे किए थे, जिसमें उन्होंने ये क्लासिफाई किया था कि दुनिया के कौन से ऐसे अलग अलग देश हैं जहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? यूएसए में, दूसरे स्थान पे यूएई है, तीसरे स्थान पे मलेशिया है। लेकिन यहाँ पे टॉप 3 रटने से काम नहीं चलने वाला, इवन टॉप 10 देख लेंगे आप तो भी आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं, मॉरिशियस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, फिजी और गुयाना, ये सब आपको 11वें नंबर के बाद नज़र आएंगे। और अगर आपने 11वें के बाद 15 तक ही देखा तो भी आप नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे, 11 से लेकर 20 तक देखना था, तब जाके आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो 11वां स्थान जो है वो मॉरिशियस का है। बात करें अगर त्रिनिदाद एवं टोबैगो की तो उसका स्थान है 16वां, फिजी का स्थान है 19वां और गुयाना का स्थान है 20वां। तो इन सब में सबसे अच्छी पोजीशन 11वें नंबर की है, तो मॉरिशस यहाँ से सही है। 113 में खैबर पास के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल और पाकिस्तान के एक शहर पेशावर को जोड़ता है। तो काबुल और पेशावर यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ई ऑप्शन सही हो गया। 114 में बात की जा रही है
कि कौन सा इसमें से पेयर सही नहीं है। तो वायनाड रीजन केरल में पड़ता है, मलनाड कर्नाटक में, विदर्भ महाराष्ट्र में, विदर्भ एक रणजी टीम भी है, लेकिन यहाँ पे दंडकारण्य मध्य प्रदेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से मैच करता है। अगर ये क्वेश्चन सन 2000 से पहले आया होता तब ये सही होता, लेकिन अभी ये छत्तीसगढ़ में है। बी 115 में पूछा गया है कि अभी अभी अटल सुरंग जिसकी शुरुआत हुई है ये किन किन को आपस में जोड़ता है। तो लेह और मनाली को। लेह से जब आप मनाली जाते हैं तो बीच में लाहौल स्पीति पड़ती है, उसको बाईपास करते हुए सीधे मनाली पहुंचाएगा। डी। इसके बाद 116 नंबर में क्वेश्चन कहें कि वो कन्फ्यूज़न कहें, जो कि हाल ही में हमारे पेड ग्रुप में क्लियर की गई थी। हम ये देख रहे थे कि अगर इस बारे में बात की जाए कि भारत की ऐसी सबसे बड़ी कौन सी परियोजना है जिसमें तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो अलग अलग डेटा अलग अलग समय पर इसमें आए हैं, लेकिन जुलाई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्लांट बाकायदा पानी में तैर रहा है। ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी? रामगुंडम में। इस चीज़ को हमें सही मानना पड़ेगा। और कौन सा ऑप्शन है? कोई भी नहीं, ई। हाल ही में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसका नाम था ताउते। कौन से समुद्र के तट पे ये आया था? विच कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ये सौराष्ट्र का कोस्ट था क्योंकि गुजरात के पास आया था ये। ए। 118 नंबर में एक तरफ रामसर साइट है, दूसरी तरफ स्टेट है। कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? तो सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट थोल गुजरात में है, सही बात है। अष्टमुडी केरल में है, ठीक है, लेकिन लोलार राजस्थान में ना होकर महाराष्ट्र में, इस वजह से वो गलत हुआ। डी। और जो गलत है वही चुनना भी था। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका बेसिन एरिया सबसे कम है? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी अभी यूपीपीसीएस 2022 के अंदर आया था, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बदल दिया गया है और वही गेम चेंजर है, क्योंकि उस वक्त महानदी सिलेक्ट करना पड़ा था क्योंकि बाकी सभी जो नदियाँ थी वहाँ पे उनके बेसिन एरिया बड़े थे, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणी इनका छोटा हो गया बाकी तीनों से, इस वजह से ये सही है। इसके बाद पॉलिटी सेक्शन चालू होता है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं जाके? तो यहाँ पे एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल, यानी जिस भी सदन के सदस्य होने चाहिए वो सेंटर को बिलोंग करे, और वो दो ही हो सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इलेक्ट होकर के आए हैं कि नॉमिनेट हुए हैं, तो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, होने वो लोकसभा या राज्यसभा से ही चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत। बी। वहीं पे अगर राष्ट्रपति का पूछा जाता तो पूरा सीन ही अलग हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रल कॉलेज है उसमें इलेक्टेड कीवर्ड इंपॉर्टेंट है कि जिस भी सदन से आए, चाहे वो सेंटर का सदन हो चाहे वो स्टेट का हो, विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, बस बंदा इलेक्ट होके आना चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। फिर है कि एक किताब है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज। तो बिहार और उसके लोगों का नाम लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो ये पूछा ही जाना था। इसके राइटर कौन है? मिस्टर नरेंद्र झा। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का एक संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो नॉर्मल बिल को वो वापस सदन को लौटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। न्यायालय के फैसले बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट करने पर, अपील दायर करने पर, बिल्कुल सही है। लोकसभा भंग कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल बिल इनके पास आया है तो क्या ये वापस भेज सकते हैं सदन को? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये यहाँ से सही है। लोकसभा सचिवालय के सुपरवाइजर कौन होते हैं? तो हमारे स्पीकर साहब यानी लोकसभा अध्यक्ष। सी। भारत में पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अनुसार किया जाता है? तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 29 ए। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये तभी बन सकती है जब पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हो जाए, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम। डी। इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस है जिसमें प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की बात की गई थी? यानी ये चीज़ फिक्स कर दी गई थी कि फंडामेंटल राइट कभी भी वायलेट नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि अगर उनमें कोई चीज़ संशोधन करना चाहे संसद तो नहीं किया जा सकता ऐसा। ये बोला गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। सी। इनमें से ऐसा कौन सा बिल है जिसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन समाप्त कर दिया गया? तो लोग क्या करते हैं कि वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 इतना करके वो आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद इसको पलट के नहीं देखते। लेकिन किस नंबर का एक्ट है ये तो पता होना ही चाहिए। अब साथ में ये भी पूछा जाने लगा है कि वो किस नंबर का बिल है, तो ये 126वें नंबर का बिल है, जो जाहिर सी बात है कुछ समय पहले 2019 में पास किया गया था। बी। और जब वो एक्ट बना तो उसके आगे एक्ट लगा दिया और 104 में डाल दिया। डीपीएसपी के अंतर्गत जो आर्टिकल 39 आता है, इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है, तो ये सही हुआ।
नागरिकों को कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ के खिलाफ जाएं। ये सही बात है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लेकिन आर्टिकल के हिसाब से। और उसके बाद है कि देश के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रुपए पैसे हैं, संसाधन हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि उनका बेस्ट यूज़ हो सके। ऐसा ना हो कि एक लोकेलिटी है तो एक बंदे के पास 5 करोड़ हो, दूसरे के पास 5 रुपये भी ना हो, ऐसा ना हो। ये भी सही है, लेकिन रेजिंग दी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि लोगों का खान पान सही करना। तो लोगों की निजी ज़िंदगी में कैसे दखलंदाजी की जा सकती है? कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छा खासा कमाते हो लेकिन खाने पीने का समय ना हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने पीने की इच्छा है लेकिन उनके पास साधन नहीं है। तो ऐसा सरकार कहाँ तक हर एक का पीछा करेगी? तो ये बात गलत है और वही सही है क्वेश्चन के हिसाब से। 135 में बात की जा रही है 73वें संवैधानिक संशोधन 1992। हालांकि ये 24/4/93 को लागू हुआ, लेकिन ये पास हो गया था 92 को, इसलिए 92 लिखा जाता है इसके आगे। आर्टिकल 243 जी में कितने सब्जेक्ट जोड़े गए थे? इसमें 29। डी। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे था? तो रोहतास में। काफ़ी सिंपल सवाल है। 137 में बात की जा रही है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसने बिहार में सबसे ज़्यादा तरक्की की है? तो ये है फूड प्रोसेसिंग, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से जो भी ऑप्शन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ए ही होना चाहिए। 138 में बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा ऐसा फल या सब्जी है जिसके प्रोडक्शन में बिहार नंबर 1 पे है? तो ना वो आलू में है, ना प्याज में, ना बैगन में, ना फूल गोभी में। तो इसीलिए ई ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। अब कुछ फैक्ट को देखते हैं यहाँ पे। आलू में देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। प्याज के मामले में नंबर 1 महाराष्ट्र है। चाहे आप बैगन की चाहे फूल गोभी की बात करें, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे चल रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बिहार नंबर 1 पे है तो वो है लीची। इनमें से ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको सरकारी, इनफैक्ट सहकारी कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए इस चीज़ की रिसर्च के लिए नियुक्त किया गया था? तो इन कमेटी के अध्यक्ष थे YH मालेगम साहब और इन्हीं के नाम पे ये कमेटी थी। सी। इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत में विनिमय नियंत्रण नियमावली, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का अधिकार भारत में किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। सी। 141 में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत में जितने भी एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, उनको गारंटी प्रोवाइड की जाती है? तो ना तो वो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, ना तो वो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन है, ना तो एग्जिम बैंक है, निर्यात आयात बैंक, ना तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ई। इंडिया में ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके ऊपर फूड ग्रेन के खरीद, स्टोरेज, प्रोडक्शन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑब्वियस सी बात है FCI यानी भारतीय खाद्य निगम। इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जो सोयाबीन के उत्पादन में टॉप 3 पर नहीं है? तो टॉप 3 पोजीशन पर महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। किसका स्थान क्या है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों टॉप 3 में है। छत्तीसगढ़ नहीं है, इस वजह से ए हुआ। अब ये सब डेटा का पता कहाँ से चलता है? इससे पहले ऊपर जो बैगन वाली बात कर रहे थे हम लोग, तो उसके बारे में जानकारी आपको मिसलेनियस पापा वीडियो जो कि 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, तो डायरेक्ट ये 2 क्वेश्चन वहीं से थे। भारतीय जनसंख्या यानी इंडिया की पॉपुलेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? तो किशोर जनसंख्या का आकार। हमारे यहाँ पे जितने भी टीनेजर हैं उतने ज़्यादा पूरे विश्व में किसी के देश के पास नहीं है। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। इनमें से ऐसा कौन सा आयोग है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग फसलों के लिए MSP निर्धारित करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो यह है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी ऑप्शन। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है जिसे भारत में इलेक्ट्रिसिटी फील्ड की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, यानी कि विद्युत डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है फाइनेंशियल मामले में? तो ऑब्वियस सी बात है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, PCC, ए। 147 में बात की जा रही है ब्राउन खाद यानी ब्राउन मैन्यूरिंग के बारे में। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड कंट्रोल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, जो अनावश्यक झाड़ियाँ मेन क्रॉप के साथ उगाती हैं उनको हटाने के लिए। तो इनमें से किस फसल के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है? ऐसा नहीं कि सारी की सारी फसल के लिए, कोई स्पेसिफिक फसल के लिए। तो ये धान की फसल के लिए यूज़ होती है, चावल के लिए, प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में, डी। 148 नंबर कोर इकोनॉमी से सवाल है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है यानी मार्केट में मनी सप्लाई एकदम अच्छे से की जा रही है और साथ में मुद्रा की मांग भी घट रही है, यानी कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि लोगों को पैसा चाहिए ही नहीं, बहुत है पैसा लोगों के पास, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? लोग लोन लेने कम जाएंगे बैंकों के पास। लगभग
अगर 100 ग्राहक थे पहले तो एक ही आध ग्राहक बच रहा है बैंकों के पास, तो ऐसी स्थिति में बैंक करेंगे क्या, वो मिनिमम ब्याज रेट पर, अभी तक 10% में दे रहे थे तो अब 1% में ब्याज उपलब्ध कराना चालू कर देंगे, इनफैक्ट रुपए उपलब्ध कराना। तो क्या होगा, ब्याज दर में कमी आ जाएगी। 149 नंबर काफ़ी इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है सेंसस से। तो सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये है पटना, जो कि कहीं पे भी नहीं है ABCD में, इस वजह से ई हुआ। उसके बाद भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की कैलकुलेशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कैलकुलेट करती है वो है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय, डी यहाँ से सही है। तो इस प्रकार हमारे 150 क्वेश्चन समाप्त हुए। कोई क्वेश्चन पे कोई डाउट हो, कोई आपका अलग से फीडबैक हो, सजेशन हो, तो आप फ्री फील करें कमेंट करने के लिए। हमारा ये प्रयास होगा कि सारे के सारे कमेंट पर उचित रिप्लाई दिया जाए।